हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ शिशिर दास आपको उस सब्जेक्ट के इन डेप्थ एनालिसिस तक ले जाऊँगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बात इसकी कर ले कि गेट एकेडमी प्लस जो चैनल है वो हम लोगों ने किस बात को सोच के आप तक पहुँचाया यूट्यूब के थ्रू। उसका कारण ये है कि हम जनरली जब गेट के स्टूडेंट्स को किसी टॉपिक को एनालिसिस करके बताते हैं तो उस टॉपिक के बेसिक की नॉलेज नहीं होने की वजह से स्टूडेंट्स को उस टॉपिक के इन डेप्थ एनालिसिस को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो स्टूडेंट्स जनरली हमसे ये बोलते हैं कि सर इसका बेसिक्स जो है वो आप थोड़ा हमको किसी तरीके से बता दें ताकि हम लोग इसके इन डेप्थ एनालिसिस को समझ सके। तो हमारे पास टाइम नहीं होने की वजह से हम लोग जनरली स्टूडेंट्स को उस बेसिक तक नहीं पहुंचा पाते। तो इस चैनल के थ्रू हम लोग स्टूडेंट जब थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में आता है उसी समय से इस सब्जेक्ट से टच में आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही वो सब्जेक्ट ये पढ़ना चालू करे वैसे ही उसको इस सब्जेक्ट के इन डेप्थ एनालिसिस में जाने के लिए जो बेसिक की ज़रूरत है वो बेसिक वो स्टूडेंट को मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग उसी बेसिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये चैनल तो सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम वालों को जनरली ये क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग जब सेमेस्टर एग्ज़ाम के पेपर को लिखते हैं तो हमसे बेसिक तो कोई पूछता नहीं, तो फिर हम लोग क्यों बेसिक के पीछे इतना भागे, हम लोग क्यों इतना टाइम वेस्ट करें कि हम लोग को बेसिक पता चले और उसके बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी हो। देखिए, अगर आप लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ आप किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक के डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। दूसरा, आप किसी भी टॉपिक के किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के डेरिवेशन पे ध्यान देते हैं, बिल्कुल वो आएगा। तीसरा, आप लोग उसके न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में आता है। ये तीन चीज़ें आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकती है। लेकिन अगर आप इन तीन चीज़ों के अलावा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिक को जान जाएंगे तो आपको इन तीनों चीज़ों को समझने में भी आसानी होगी। यही सोच के हम लोग आप तक इस चैनल के थ्रू बेसिक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स जैसे कई और इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट के। मैं यहाँ पे आपको उसी बेसिक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स है क्या और इसके बेसिक कहाँ से आया है और उस तरीके से हम लोग एक सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप बेसिक को जान जाएंगे तो मैं आपको वहाँ तक भी पहुँचाऊँगा जहाँ आप लोग गेट के एग्ज़ाम की तैयारी और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ साथ आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। मैं उस एक बॉटम लेवल से एक टॉप लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, उस क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से एनालिसिस भी मैं करूँगा और उस एनालिसिस में आपको ये बताऊँगा कि गेट के एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने के लिए आपको कौन से शॉर्टकट की ज़रूरत है और आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए किस तरीके से एक लेंथी मेथड फॉलो भी करना पड़ सकता है मार्क्स गेन करने के लिए। हम लोग इन सारी बातों के बारे में जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट सब्जेक्ट कब और किस सेमेस्टर में आता है वो आपको बता दूं। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको आप आईटी बोलते हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो आपका ये जो सब्जेक्ट है इन पांचों ब्रांच के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करवाएगा ये जो सब्जेक्ट है। तो कोई इस सब्जेक्ट को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी पढ़ता है, कोई इस सब्जेक्ट को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्क एनालिसिस के नाम से भी पढ़ता है और कोई इस सब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स के नाम से भी पढ़ता है। तो नाम जैसा भी हो आप उस टॉपिक को पकड़िएगा जिस टॉपिक पे आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करवाऊँगा, तो आप उस टॉपिक के थ्रू उस सब्जेक्ट पे किसी भी तरीके से अपेयर होने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स के
कुछ बेसिक्स आपको बताने की कोशिश करूँगा सबसे पहले। तो मैं अपना लेक्चर शुरू करने से पहले आपको उन सारे टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ कि मैं इस आगे जो आधे घंटे का लेक्चर चलने वाला है उसमें मैं किन किन बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। तो जनरली ये होता है कि हम लोग जब स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर पास आउट होने के बाद गेट के लिए पढ़ाते हैं, तो किसी से मैं अगर पूछूं कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो उसके मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर मैंने तो कभी ये सोचा नहीं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। अगर मैं उससे पूछूं कि बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस क्या है, तो उसके पास फिर से वही आंसर होता है कि सर ऐसा तो कभी हम लोगों ने सोचा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस क्या है। और कुछ लोगों ने सोचा भी है तो उसका आंसर उसको नहीं पता रहता है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एक दूसरे से अलग अलग कैसे है। तो मैं अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ तो मेरी ये ज़रूरत है कि आपको उस सब्जेक्ट के कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊँ, ताकि सब्जेक्ट के इन डेप्थ में जब चले जाएं तो हम लोग उस सब्जेक्ट को समझ सकें। तो मैं जब भी इस सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स के बारे में किसी भी स्टूडेंट को बताता हूं, तो पहले ही लेक्चर में मैं ये बताता हूं कि अगर मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं तो मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट मैं किसी भी डिवाइस में दिखा सकूं। डिवाइस मीन्स डायोड, ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको मैं उस डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को दिखा सकूं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिख गया तो मैं ये समझूंगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट समझ में आ गया। अगर आपको वो फ्लो नहीं दिखता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके बेसिक में कमी है या फिर आपको इस सब्जेक्ट को समझने में दिक्कत आ रही है। तो एट लास्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर टू द एंड ऑफ द लेक्चर, मैं अगर किसी एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ या किसी एक डिवाइस पे डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं आपको हमेशा ये दिखाऊंगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम लोग होल्स बोलते हैं, वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। सो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि इस सब्जेक्ट का जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, वो क्या है। तो मैं किस तरीके से आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा इस सब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज इसका कारण है कि हमारा सब्जेक्ट का पहला वर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। और सेकंड मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली में व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दिस इज माय सेकेंड थिंग। अब इन दोनों के बारे में जब आपको पता चल जाएगा तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रिकल डिवाइस से अलग क्यों है। और कारण इसका ये भी है कि जब भी हम किसी एक नए चीज़ को जानते हैं तो हम लोग डेफिनेटली उस नए चीज़ को हमारे पुराने चीज़ों से कंपेयर करते हैं कि ये हमारे पुराने से अलग कैसे है। तो सिमिलर यहाँ भी मैं जब इस सब्जेक्ट को डील करूँगा तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या क्या है और वो आपको पता है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ये सिर्फ एक कंपैरिजन है। सो इन दोनों के बारे में जानने के बाद हम लोग फोर्थ जो यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हमारे लेक्चर में वो है कि मैं इन दोनों का एक कंपैरिजन टेबल ड्रॉ करूँगा। उस टेबल में आपको वो सारे कंपैरिजन लिस्ट मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस से अलग कर सकते हैं। अगर ये सारा चीज़ है तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। सो अगर इन सब चीज़ों को आप जान जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में हम लोग इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं और इस सब्जेक्ट में आगे आने वाली चीज़ें क्या हैं और उन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो फिर से मैं आपको ये एक बात याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको बोला है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हर एक टॉपिक में सिर्फ ये देखना है
कि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड चार्ज पार्टिकल, डेट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल होल्स, वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे जाते हैं कि मैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके बाद हम लोग सर्किट्स पे एनालिसिस भी करेंगे। वैसे सर्किट्स तो आप लोग को धीरे धीरे पता चल जाएगा, और सर्किट्स क्यों बनता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उसको एनालिसिस क्यों करते हैं, ये सारा चीज़ भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। Electronics is the branch of science that deals with devices and circuits that operate by controlling the flow of electrons, and other electrically charged particles. ये डेफिनेशन है। तो आप इस डेफिनेशन को फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, आप लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with devices and circuits that operates by controlling the flow of electrons and other electrically charged particles। ये जो है ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो अगर हम लोग इस डेफिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान दें, अगर आपने नोट डाउन किया हुआ है तो आपको मैं बता दूँ, मैंने आपको बताया ये एक ऐसा डिवाइस और सर्किट्स है जिसका कंट्रोलिंग उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है। जो ये कंट्रोल वर्ड है, कंट्रोल, जिसको मैंने कंट्रोलिंग डेफिनेशन में आपको लिखाया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस में भी देखते हैं। हम इस रूम पे जहाँ पे मैं लेक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे फ़ैन है, तो ये फ़ैन जो ऑपरेट हो रहा है ये भी एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ऑपरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली हम लोग ये जानते हैं अगर ये फ़ैन ऑपरेट हो रहा है तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स नथिंग बट द करेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से ये रन हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा अलग है। वो कैसा है कि हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो है ये हमको नॉर्मली दूसरे के डेफिनेशन में नहीं मिलेगा। तो दूसरा कौन सा चीज़ है? वो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस के डेफिनेशन में हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करने की सुविधा नहीं है। मैं यहाँ पे इस पॉइंट को, डेफिनेशन तो आपने डेफिनेटली लिखा होगा, तो मैं उस पॉइंट को लिखता हूँ। ये कैसे कंट्रोल होता है? इट इज़ ऑपरेटेड बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसके साथ साथ एंड अदर चार्ज पार्टिकल्स। ये जो है ये ध्यान देने की बात है। तो अदर चार्ज पार्टिकल्स, तो ये हम लोग होल्स के बारे में जो बाद में जानेंगे, जो पढ़ चुके हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग होल्स के एग्जिस्टेंस की भी बात करेंगे आगे। मैं यहाँ पे इस लाइन को अंडरलाइन करता हूँ, इस पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन करता हूँ कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो है ये डेफिनेशन है। अगर हम लोग व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में जानेंगे तो हम लोग को ये पता है डिवाइसेस जो है वो बेसिकली हम लोग के पास एक पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो डायोड या फिर ट्रांजिस्टर हो सकता है। अगर हम लोग डायोड या फिर ट्रांजिस्टर की बात करें तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए या फिर ऑपरेट करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करना पड़ता है। हम लोग अगर व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के डेफिनेशन में जाएंगे तो मैं ये आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच विल परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। ये एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। These are the devices which will perform a particular task by controlling the flow of electrons and other electrically charged particles. ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक्चुअली में ये एक टास्क को परफॉर्म करता है। इट विल परफॉर्म ए टास्क by again the same thing, by controlling the flow of electrons,
सर जो लोग पढ़ चुके हैं उनको ये भी लग रहा होगा कि सर ये पर्टिकुलर टास्क कौन सा है। तो अगर मैं एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करूँ, सबसे पहला तो मेरे पास है कि देखिए हमारे पास एक डायोड है और डायोड को एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। और वो टास्क कौन सा है? वो टास्क है कि डायोड जो है वो स्विच की तरह काम करे। तो ये एक पर्टिकुलर टास्क है और इस स्विच की तरह ये काम कैसे करता है? बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उस डायोड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होते हैं, मतलब डायोड में करंट फ्लो होता है। और डायोड अगर रिवर्स बायस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो नहीं होते हैं या फिर मिनिमम फ्लो होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है तो रिवर्स बायस में ये ऑफ स्विच और फॉरवर्ड बायस में ये ऑन स्विच। तो ये एक पर्टिकुलर टास्क है जो डायोड परफॉर्म करता है। तो ये टास्क परफॉर्म कैसे कर रहा है डायोड? बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है ये कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कंट्रोलिंग को मैं फिर से अंडरलाइन करूंगा। इसी प्रकार हमारे पास ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर में भी सेम वैसा ही चीज़ है कि हम लोग ट्रांजिस्टर को ऑपरेट जब करते हैं तो उस ट्रांजिस्टर से एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करवाते हैं। और वो टास्क कौन सा है कि ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफायर की तरह काम करे। ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम करवाने के लिए हम लोग को ट्रांजिस्टर के आउटपुट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज है उसको बढ़ाना पड़ता है ताकि आउटपुट में करंट का मैग्नीट्यूड बढ़े। ये जो स्टेटमेंट है ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो थोड़े देर बाद या फिर एक दो लेक्चर के बाद आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ? मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जो भी डिवाइस हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंट्रोल हो गया तो वो जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएगा। वो जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएगा। अब ये दोनों चीज़ें जानने के बाद कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, हम लोग को ये ज़रूरत पड़ेगी कि क्यों सर आप इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि चार्ज के फ्लो को कंट्रोल करना। ये कंट्रोल वर्ड को आप इतना अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि हम ये जानते हैं कि हम किसी चीज़ को नया जान रहे हैं तो डेफिनेटली उसको हम लोग हमारे प्रीवियस नॉलेज से एक बार कंपेयर करें तो सारा चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या है कि हम अपने घर पे या फिर हम अपने बेसिक फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल है उसमें ये पढ़ते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। और वो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, हम लोग इस रूम की भी बात करें तो इस रूम में हमारे पास फ़ैन है, लाइट है, ये सारे चीज़ जो है ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। और अगर ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कैसे डिफरेंट है? तो मैं ये बता दूं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस which will perform a particular task by flow of electrons only, जिसमें एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होता है जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। या फिर मैं दूसरे तरीके से बात करूं तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच विल चेंज द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसमें एक एम्बिग्युइटी आपको आएगी कि आप ये सोचोगे कि सर ये तो ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन भी ऐसा है। तो हम लोग किस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को समझ सकते हैं, मैं आपको प्रूफ करता हूं कि जो मैंने डेफिनेशन बताया वो डेफिनेशन सही है या गलत है। आप डिसाइड करना कि हम लोग इस फैन को कैसे ऑपरेट करते हैं। हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे पास पावर के रूप में वोल्टेज या फिर करंट है। उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग एक मोटर के थ्रू एक फैन में रोटेटिंग एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एक मोटर को रोटेट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा हम लोग लेते हैं, सपोज हमारे पास लाइट है। इस लाइट को हम लोग कैसे रन कर रहे हैं कि हमारे पास एक पावर है जो कि वोल्टेज या फिर करंट के रूप में है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको एक लाइट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये जो कन्वर्शन है ये आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से कर रहे हैं, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। और वही ये जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रहा है। हम लोग अगर इन दोनों चीज़ों को अलग करें तो इन दोनों चीज़ों को अलग सिर्फ ये कंट्रोल वर्ड से किया जा सकता है।
कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं तो हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को एक्चुअली में कंट्रोल नहीं करते हैं, एक्चुअली में हम लोग इसको कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ये जो है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। सो अभी अगर आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई है थोड़ी बहुत, तो हम लोग एक कंपैरिजन टेबल क्यों ना ड्रॉ कर ले, ताकि हम लोग हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट, हर एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स के थ्रू इन दोनों डिवाइस को समझ सके। तो मैं आपके लिए फटाक से एक टेबल ड्रॉ करता हूँ और उस टेबल का एनालिसिस हम लोग करेंगे। सो फटाफट मैंने यहाँ पे आपके लिए एक टेबल ड्रॉ कर दिया। उस टेबल में 11 पॉइंट्स है, उस 11 पॉइंट्स के थ्रू मैंने कंपैरिजन किया है इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डेफिनेटली मेरे इस लेक्चर में थोड़ी सी आपको एम्बिग्विटी आ सकती है, क्योंकि मैंने मोस्टली उन कंपैरिजन को लिया है जो कि प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं उन एग्जांपल्स को लिया है मैंने जिसको मोस्टली आप इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। मैंने हर एग्जांपल को यहाँ पे नहीं लिया है। उस तरीके से अगर हम लोग कंपेयर करें एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, तो देखिए मेरे कंपैरिजन लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, डेफिनेशन। डेफिनेशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं, डिवाइस विच यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग द वर्क। ये किसका है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का डेफिनेशन है। और अगर उसी में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का डेफिनेशन देखें तो डिवाइसेस विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं वहाँ पे रेड अंडरलाइन करता जाऊँगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा। विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर टास्क। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर यूज़ हो रहा है तो डेफिनेटली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। यहाँ पे हम लोग उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करके एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ये कुछ लोग इन डेप्थ में समझ पा रहे होंगे जो लोग पहले से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पढ़ चुके हैं, और ये मैं उन लोगों को आगे जाके और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा जो अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स को पढ़ना चालू किए हैं। तो ये आपका बेसिक है। मैं इन सब चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स में कदम रखें तभी से आपको ये समझ में आना चालू हो जाए कि एक्चुअली में मुझे पढ़ना क्या है, और उस पढ़ने के दौरान मुझे उस डिवाइस के अंदर समझने के लिए किन बातों को ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने मटेरियल यूज लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम एंड आर यूज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस मटेरियल को इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज़ किया जाता है वो मेनली एक कंडक्टिव, हाईली कंडक्टिव मटेरियल है, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर। इन सब मटेरियल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। सिल्वर थोड़ा कॉस्टली है तो हम लोग इन जनरली उसको यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये दोनों मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में जाएं तो जैसे कि मैंने आपको फैन का एग्जांपल दिया था, सेम उसी तरह कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं यूजेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर टास्क। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं फिर से एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फोर्थ पॉइंट में आते हैं हम लोग, यहाँ पे करंट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट यूज़ हो रहा है। अल्टरनेटिंग करंट, ये मोस्टली इलेक्ट्रिकल डिवाइस में अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन उसी में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ जाए तो मोस्टली, मैं मोस्टली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हम लोग डायरेक्ट करंट को यूज़ करते हैं। डायरेक्ट करंट इज़ यूज्ड। यहाँ पे हम लोग वोल्टेज पे आते हैं तो वोल्टेज में वर्स ऑन हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज पे काम करता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्स ऑन लो वोल्टेज। पावर कंजप्शन में आए तो पावर कंजप्शन यहाँ पे मोर, यहाँ पे ज़्यादा पावर कंजप्शन होता है। आप ही सपोज़ कीजिए कि आप फ़ैन को यूज़ कर रहे हैं और घर में एक मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये दोनों में फ़ैन जो है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है इन कंपैरिजन विद द मोबाइल। तो ये जो है, इसी कंपैरिजन को आप डीसी और एसी में भी कंपेयर कर सकते हैं। फ़ैन जो है वो एसी में चलता है और हमारा मोबाइल जो डायरेक्ट करंट पे यूज़ होता है। रेस्पॉन्स टाइम अगर देखें तो इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेस्पॉन्स जो है वो फास्ट है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इसके कंपैरिजन में स्लो है। जिसको हम लोग धीरे धीरे एनालिसिस करके फास्ट कर रहे हैं।
तो हम लोगों ने 7 पॉइंट पे डिस्कस किया, ये 8वां पॉइंट है रिक्वायर्ड स्पेस। तो आप देख चुके हैं कि मैंने जो एग्जांपल दिया फैन और मोबाइल का, यहाँ पे हमको स्पेस ज़्यादा लगता है, यहाँ पे हम लोगों को स्पेस कम लगता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्पेस कम रखता है। अगर हम लोग सेफ्टी की बात करें तो विच वन इज सेफ, तो हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस से ज़्यादा सेफ है। अगर हम लोग यूजेस के बारे में जाएं तो हम लोग यहाँ पे यूज़ किस लिए करते हैं एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क। हम लोग यहाँ पे बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मैकेनिकल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। फिर से मैं उसी एग्जांपल को लेता हूँ, अगर मैं फ़ैन को लेता हूँ तो हम लोग उससे मोटर को रोटेट कर रहे हैं। मोटर इज़ नथिंग बट ए मैकेनिकल बॉडी। सो फॉर एम्पलीफाइंग हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर एम्पलीफाइंग द वीक सिग्नल और फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग इंफॉर्मेशन। तो हम लोग एक वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं, मतलब उसकी एम्पलीफिकेशन, सिग्नल की एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग उस पर्टिकुलर डिवाइस को यूज़ करके एम्पलीफाई कर सकते सिग्नल को। यहाँ पे भी चार्ज के कंट्रोल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कंट्रोल की बात आएगी फ्यूचर में, मैं जब आपको ये चीज़ बताऊंगा। और इसको कोडिंग और डिकोडिंग इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। इस टॉपिक पे भी आएंगे। इस कोडिंग और डिकोडिंग इंफॉर्मेशन में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे भी डिजिटल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के सर्किट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग किन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा माइक्रो प्रोसेसर और फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, मोटर एंड जनरेटर्स इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। सो ये सारा चीज़ जो है ये हम लोग को एक कंपैरिजन लिस्ट देता है जिसके थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और हमको किन चीज़ों के बारे में पहले पता था, तो ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से अलग हो गए। जनरली हम लोग ये देखते हैं कि मैं आपको पहले भी बताया था कि हम लोग को जनरली पास आउट होने के बाद भी इन चीज़ों के एग्जैक्ट डिफरेंस जो है वो पता नहीं रहता। इसका कारण ये है कि हम लोगों ने उसको उस डेप्थ में सोचा नहीं, और अगर सोचा है तो कभी उसको खोजने की कोशिश नहीं की। तो इस लेक्चर के बाद जो मैंने इस लेक्चर को दिया है आपको, इस लेक्चर के बाद आपको वो डिफरेंस का एक माइंड में एनालिसिस हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अलग कर सकते हैं। तो आपको कोई पूछे, किसी भी एग्जांपल को देखे कि सपोज लाइट किस में आता है, फैन किस में आता है, ट्रांजिस्टर किस में आता है, डायोड किस में आता है, माइक्रो प्रोसेसर किस में आता है, तो आपके पास एक पर्टिकुलर आंसर तो रहेगा कम से कम कि हाँ सर ने ये बताया था कि इस तरीके से हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सारे पैरामीटर्स को, अगर आप किसी भी डिवाइस के सारे पैरामीटर्स को एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास आंसर रहेगा कि हमारे पास जो डिवाइस है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल है कि इलेक्ट्रॉनिक है। तो सिर्फ मैंने आपके माइंड में एक कंपैरिजन देके स्पष्टता लाने की कोशिश की है, कि क्रिस्टल क्लियर लाने की कोशिश की है कि क्या इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अलग है। हाँ, इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अलग है। डेफिनेशन की बात आते हैं तो कई लोगों को ये डाउट आ सकता है कि जनरली सर फ्लो कंट्रोल की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर किसी डिक्शनरी में देखें तो वो ऐसा बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आर द ब्रांच ऑफ साइंस विच कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो जनरली कई लोग ऐसे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक्स, डायनामिक्स दैट मीन्स विच इज मूविंग, सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, आपका डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप उसको एक कंपैरिजन लिस्ट में जानेंगे, डिफरेंस करेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस से, तो आपका डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस ज़रूर आएगा, और वो चेंजेस मैंने आपको बता दिया है। एट लास्ट हम लोग बात करें, मैंने आपको लिस्ट बताया था, उस लिस्ट में मैंने आपको ये बताया था कि इस लेक्चर के ड्यूरेशन में मैं आपसे किन किन बातों का डिस्कस करूँगा, तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी थी। तो सिमिलरिटीज़ की बात करें तो मेरे पास 2 सिमिलरिटीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। पहला ये कि दोनों डिवाइस जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से काम करता है, पहला सिमिलरिटी। तो आप देख सकते हैं इसमें भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों डिवाइसेस जो है उसमें ट्रांसफार्मर जो है वो प्राइमरी डिवाइसेस जिसको आप यूज़ करके एक हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। सपोज मैं एग्जांपल लूँ कि आप एक रेक्टिफायर सर्किट जब डिज़ाइन करते, देखिए मैं सर्किट में भी आ रहा हूँ, अभी डिवाइस में हूँ सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप देखे होंगे कि इनिशियली हम लोग एक ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं,
उस रेक्टिफायर को रन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं। और अगर आप घर के किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे आपके घर के सॉकेट में 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो डेफिनेटली आपके लेन पे कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर लगा होगा। तो ये एग्जाम्पल, ये सिमिलरिटी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दोनों जो है वो ट्रांसफार्मर्स के बाद ही चालू होता है। सो ये जो है ये कंपैरिजन है, नॉट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये 100% सभी डिवाइस में अप्लाई होता है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस आपके माइंड में लाने के लिए मैंने इस कंपैरिजन को बनाया है और आप इस कंपैरिजन को नोट डाउन कीजिए। ये सिर्फ आपको बेसिक को समझने में काम नहीं आएगा, ये आपको हर उस परेशानी से बाहर निकालेगा। कौन सी परेशानी? जनरली हम लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पास आउट होने के बाद ये भी बोलते हैं कि सर हम लोग पढ़ तो लिए ब्रांच में, लेकिन हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में हम लोगों ने क्यों लिया था ब्रांच और किस तरीके से हम लोग ये समझ सके कि हम लोग कहाँ कहाँ फेलियर हो गए हैं समझने में चीज़ों को। तो ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे लोग फेलियर हो जाते हैं कि हमको इस ब्रांच में आने से वो चीज़ नहीं पता चल पाया एक्चुअली में जिसको हम पता करना चाहते थे। तो ये सारा चीज़, क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी सर ने दिया कि आप इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स को डिस्कस कीजिए, तो मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये जाना कि जनरली लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में डिफरेंस नहीं पता रहता है, जिसकी वजह से वो नहीं समझ पाते कि हम किस चीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये वही है। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स सब्जेक्ट के आगे हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को मैं इस सब्जेक्ट के 4 यूनिट में डिवाइड किया हूँ। उस 4 यूनिट के इन डेप्थ में तो अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और सेमेस्टर की तैयारी मतलब आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं सिलेबस की इन डेप्थ में ले जाऊँ तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पे उस सब्जेक्ट के सिर्फ उन टॉपिक्स को देखते हैं जिस टॉपिक्स के थ्रू हम लोग इस सब्जेक्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो यूनिट यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो डिस्कशन है बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो बेसिक है और हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये समझिए कि हम लोग यहाँ पे फिर से वो कंपैरिजन करेंगे कि आपने 12th में क्या पढ़ा था और अभी आपको क्या पता चल रहा है। सो जनरली अगर हम लोग CBSE का सिलेबस पढ़ें तो हम लोग को ये पता है कि हम लोगों ने 12th में कुछ तो सेमीकंडक्टर के बारे में जाना था। हम लोगों ने PN जंक्शन भी पढ़ लिया था, हम लोगों ने ट्रांजिस्टर भी पढ़ लिया था और उसका एनालिसिस भी हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो के थ्रू देख चुके थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे हम लोग उसका मैथमेटिकल एनालिसिस इन डेप्थ करते हैं। तो उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है और वहाँ पे हम लोग के समझने का तरीका थोड़ा सा अलग था और यहाँ पे हम लोग उसी चीज़ को थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे। तो यहाँ पे बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम लोग ये जानेंगे कि एक्चुअली में सेमीकंडक्टर के लिए मटेरियल कौन सा यूज़ होता है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम आप जानते हैं, उस सेमीकंडक्टर मटेरियल किस तरीके से हम लोग उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिसका टर्मिनोलॉजी आपको पहले से पता है कि डोपिंग के थ्रू हम लोग उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये जो है ये बेसिक में आता है और उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के बाद हम लोग उस मटेरियल को कैसे मेटल और इंसुलेटर से अलग करते हैं। तो ये भी जो है ये बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आता है। तो आप समझिए कि हम लोग बेसिक में एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर का बनना और उसका फिजिकल एनालिसिस, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करने के बाद उस डिवाइस को यूज़ करके, उस सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज़ करके हम लोग एक डिवाइस बनाएंगे और जो पहला डिवाइस बनेगा वो आपका दूसरा यूनिट रहेगा और इस दूसरे यूनिट में हम लोग एनालिसिस करेंगे डायोड का। सो जिसको हम लोग PN जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो हम लोग 2 टाइप के सेमीकंडक्टर N टाइप और P टाइप को जोड़ दें तो डेफिनेटली हमको ये पता है कि हम लोग को एक डायोड मिलेगा। तो दूसरा यूनिट जो है वो हम लोग डायोड का एनालिसिस करेंगे। इस डायोड के एनालिसिस में अगर मैं वर्बली आपको बताऊं तो हम लोग उसके VI कैरेक्टरिस्टिक का एनालिसिस करेंगे, उस डायोड के करंट का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे पास एक नॉर्मल डायोड के अलावा और कौन कौन से स्पेशल डायोड्स है जिसको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं।
जैसे हमारे पास ज़ीनर डायोड है जिसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं, और लाइट एमिटिंग डायोड है जिसको हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं हमारे काफ़ी सारे चीज़ों में। जैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल में, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं हमारे टीवी में। तो ये जो है ये स्पेशल डायोड्स है, तो हम लोग उस डायोड्स को भी यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो डायोड और डायोड से रिलेटेड चीज़ें जानने के बाद डेफिनेटली तो हम लोग को ये पता है कि अगर हम लोग दो डायोड को बैक टू बैक जोड़ दें तो हम ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। तो डायोड के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो यूनिट आएगा, वो आपका आएगा ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर में भी हमारे पास काफ़ी सारे एनालिसिस है। सो हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, इसके करंट कंपोनेंट्स जानेंगे। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे उस ट्रांजिस्टर का फैब्रिकेशन देखेंगे, इबर्स मोल मॉडल देखेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको और अगर इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी एक ट्रांजिस्टर का टाइप है, और एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी एक ट्रांजिस्टर का टाइप है। ये सारा चीज़ जो है हमारे ट्रांजिस्टर के एनालिसिस की ड्यूरेशन में हम लोग करेंगे। तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप वर्बली अभी जाने, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या एनालिसिस करने वाले हैं। और जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इस तरीके से समझे कि हम लोगों ने सेमीकंडक्टर बनाया, फिर हम लोगों ने उसको 2 सेमीकंडक्टर को जोड़ के डायोड बनाया, फिर हम लोगों ने 3 सेमीकंडक्टर को जोड़ के ट्रांजिस्टर बनाया। जब ये सारा चीज़ हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा तो हम लोग 4th यूनिट, लास्ट यूनिट जो है वो हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट जानेंगे। सो इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स आप अगर किसी भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप जनरली देखे होंगे कि वो एक ब्लैक कलर का बॉडी होता है उसके अंदर, जिसमें सिल्वर कलर के पिंस निकले होते हैं, वो एक्चुअली आईसी कहलाता है। ये आईसी किससे बनता है? ये आईसी जनरली सेमीकंडक्टर से बनता है। तो ये सेमीकंडक्टर को आईसी, देखिए हम लोगों ने चालू कहाँ से किया था? हम लोगों ने चालू किया था सेमीकंडक्टर से, और हम लोगों ने उस सेमीकंडक्टर को एक आईसी के रूप में फैब्रिकेट करके आपके होम अप्लायंसेस या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के सर्किट बॉडी में इंसर्ट कर दिया। तो ये जो है ये पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है जिसके थ्रू आप एक अप्लायंसेस के एंड प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। सो हम लोग इस इंटीग्रेटेड सर्किट के इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। इसका लेक्चर तो पहले से ही रिलीज्ड है, फिर भी हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फोटोलिथोग्राफी देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन और फोटोलिथोग्राफी आगे बढ़ के हमारे पास एक पर्टिकुलर आईसी तैयार होता है। तो जो भी प्रोसेस है, एक्चुअली उसको प्रोसेस बोला जाता है, जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे जानेंगे, जो कि हमारे आईसी टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। तो ये जो है मैंने मेरे पूरे सब्जेक्ट को इन 4 यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो हम लोग इन 4 यूनिट्स को धीरे धीरे देखेंगे, और इस यूनिट्स के अंदर के टॉपिक्स को मैं उस समय आपको रिटर्न में दिखाऊंगा जब मैं इस टॉपिक को यूज़ करूंगा अपने सेकंड लेक्चर में। तो सेकंड लेक्चर में मैं इसके सारे फ्रेगमेंट्स आपको एक एक करके बताऊंगा। अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग ये पता कर लेते हैं कि हम लोग को इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमारे पास बुक्स कौन से हैं और उस बुक्स को किस तरीके से हम लोग को यूज़ करना है। सो जनरली हम लोग जब सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो हमारे पास जो बुक्स हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं, गॉड फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको बोला जाता है, वो है मिलमैन एंड हल्कियास। तो मिलमैन एंड हल्कियास एक ऐसी बुक है जिसको यूज़ करके आप पूरे अपने ये सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स को अगर ध्यान से देखें तो इसमें ट्रांजिस्टर का टॉपिक जो है वो सबसे अच्छा जो है मिलमैन एंड हल्कियास में दिया गया है, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस, उसके सारे एनालिसिस। लेकिन हमारे पास और काफ़ी सारे बुक्स हैं, और उस बुक्स का एक कंपैरिजन टेबल भी मैं आपको दिखाता हूँ बस थोड़ी देर में। सो फटाफट मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स के लिस्ट आप लोग के लिए लिख दिया है, ताकि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो उसको उस पर्टिकुलर रेफरेंस बुक से कंपेयर कर सके। ओरिजिनली पढ़ने का तरीका भी यही होता है कि आप किसी भी थ्योरी को पहले समझें और उस थ्योरी को उस बुक में बार बार रीड करके उसको देखें कि इस थ्योरी के कंसेप्ट को किस तरीके से पकड़ना है। तो इसलिए बुक, रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बेसिकली गेट और आप इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब इस बुक की बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ बुक्स है,
इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय मिलमैन एंड हल्कियास, मैंने भी अपनी पढ़ाई इसी बुक से तैयारी शुरू की थी और बाद में मुझे एक बुक मिला सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइसेस बाय नीमैन एंड बिस्वास। सो ये जो बुक है ये बहुत अच्छा बुक है कंपैरिजन विद दिस वन। इसका कारण है अगर अपन इन दोनों बुक को कंपेयर करें तो मिलमैन हल्कियास में आपके पास जो भी कंटेंट है वो कंटेंट किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू करेक्ट होता है। तो अगर आपके पास बेसिक सेमीकंडक्टर का नॉलेज है तो उस बेसिक सेमीकंडक्टर नॉलेज के डेप्थ में जाने के लिए ये बुक बहुत अच्छा है। लेकिन नीमैन एक ऐसा बुक है जो आपको बेसिक से लेके उठा के एक कंप्लीट पैकेज आपको देता है कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में क्या है और बेसिक में आपने क्या जाना था। सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हम लोगों ने जो सिलेबस लिखा था उसमें बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स से आईसी तक ले गए थे। सिमिलरली नीमैन की बुक आपको वही चीज़ देता है कि आपको बेसिक नहीं पता है तो आप पहले बेसिक को भी समझिए और उसके बाद आप उसके एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस को भी समझिए। तो ये जो है ये बखूबी नीमैन की बुक में आपको मिलेगा। जनरली हम लोग इस बुक को नीमैन का बुक बोलते हैं, इसलिए मैं भी यहाँ पे वही टर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो है ये मैग्रॉ हिल का पब्लिकेशन है, आप इस बुक को मार्केट से ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय स्ट्रीटमैन। तो जनरली हम लोग इस बुक को स्ट्रीटमैन की बुक के नाम से जानते हैं क्योंकि इनिशियली इन्होंने ही इंडिविजुअली लिखा था, बाद में स्ट्रीटमैन एंड बैनर्जी जो है इस बुक का 7th एडिशन लीजिएगा, पियर्सन का 2014 का एडिशन है। सो आपको इस बुक में भी एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा फ्रॉम बेसिक टू एंड। सो इसका एनालिसिस, इन दोनों का एनालिसिस इस बुक को लिखने में थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको चीज़ें वही मिलेगी और वो दोनों जो है आपको बेसिक से एंड तक ले जाने के लिए ये दोनों बुक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बुक है, आप खुद से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद एक बुक है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बाय सेड्रा एंड स्मिथ। ये एक अच्छा बुक है जो मुझे भी अच्छा लगता है। इसमें आपको मॉस का एनालिसिस बहुत अच्छा मिलेगा। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है उसका एनालिसिस 4th यूनिट में आपको बहुत अच्छा एनालिसिस मिलेगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का जो एनालिसिस है वो आपको इस बुक में बहुत अच्छा मिलेगा, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बाय सेड्रा एंड स्मिथ। तो अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बेसिक से लेके एंड तक समझना है तो ये दोनों बुक, एक नीमैन का बुक और एक स्ट्रीटमैन का बुक, ये बहुत अच्छा है जिससे आप बेसिक से लेके एंड तक पूरा समझ सकते हैं। लेकिन जनरली मैं जब भी किसी स्टूडेंट को ये बताता हूँ तो मुझे मैसेज के थ्रू या फिर बाय डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि सर बिल्कुल अलग अलग बताइए कि कैसे हम लोग इन दोनों बुक में से किसी एक बुक को सेलेक्ट करें अपनी तैयारी के लिए। सो आपकी तैयारी अलग अलग टाइप की हो सकती है। आपकी तैयारी या तो सेमेस्टर की हो सकती है, आपकी तैयारी गेट की हो सकती है, आपकी तैयारी या फिर ईएस एग्ज़ाम की हो सकती है। तो आपकी तैयारी के अनुसार आप बुक को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों बुक अच्छा है, दोनों बुक ईएस एग्ज़ाम के लिए, दोनों बुक गेट एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दोनों बुक के लिखने का तरीका, क्योंकि राइटर दोनों के अलग अलग है तो दोनों बुक के लिखने का तरीका अलग अलग है, इसलिए मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं कि इन दोनों बुक में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वैसे एक कंप्लीट पैकेज है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन दोनों बुक में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को मैंने कुछ एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस को आपको दिखाता हूं कि कैसे आप समझिएगा। कि सबसे पहले हम लोग स्ट्रीटमैन की बुक, एक तरफ नीमैन की बुक मैं आपके लिए लेता हूं। तो स्ट्रीटमैन की बुक में थ्योरी क्या है, थ्योरी जो है बेग है बट कंप्लीट है। आपको थ्योरी जो है थोड़ा सा हैवी लगेगा लेकिन आपको एक कंप्लीट थ्योरी इसमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थ्योरी जो है आपको एकदम क्रिस्प एंड क्लियर मिलेगा। कौन से बुक में, नीमैन की बुक में, और वो जो है एकदम नीटली एक्सप्लेन मिलेगा। सो यहाँ पे एक कंप्लीट थ्योरी मिलेगा लेकिन थोड़ा सा आपको उसमें हैवी वर्क लगेगा। यहाँ पे आपको एक क्लियर और क्रिस्प जो आपके समझने के लिए ज़रूरत है वैसा ही मिलेगा आपको। तो इन दोनों को कंपैरिजन करें तो नीमैन की बुक जो है वो आपको समझने में बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया बुक है। उसके बाद हम लोग दोनों के राइटिंग स्टाइल को कंपेयर करें तो राइटिंग स्टाइल में ये जो है ये थोड़ा मोनोटोनस थ्योरी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको कंपेयर करें तो ये प्रैक्टिकल चीज़ों को जोड़ के अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। तो फिर से अगर हम लोग देखें तो नीमैन की बुक में आपको एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव मिलेगा। उस प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से आपको इंजीनियरिंग को समझना है तो ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव हो। तो जैसे मैंने फ़ैन का एग्जांपल दिया, मोबाइल का एग्जांपल दिया, इन चीज़ों से हमको जल्दी समझ में आता है और वो जो है वो नीमैन ने बखूबी निभाया है।
तीसरा हम लोग देखते हैं कि हमको जनरली किसी बुक में जब तक सॉल्व्ड एग्जाम्पल ना मिले तो हम लोग को उस डेरिवेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो वहाँ पे भी नीमैन जो है वो 130 सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, और ये जो है ये बहुत कम आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है। और लास्ट आते हैं प्रॉब्लम्स। तो यहाँ जो है प्रॉब्लम्स उतने सारे नहीं हैं स्टेटमेंट की बुक में, लेकिन यहाँ पे आपको 610 प्रॉब्लम्स जो है आपको डिस्कशन उस बुक के डिस्कशन में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कंपैरिजन है मैं किसी राइटर के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसा मैं सिर्फ एक इस बुक के अंडरस्टैंडिंग लेवल को देख के या फिर आपके क्वेरी को आंसर करने के लिए मैंने ये कंपैरिजन किया है दोनों बुक को पढ़ के। तो ये कंपैरिजन में जो आप देखेंगे कि नीमैन का बुक जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें स्टेटमेंट की बुक से अलग देता है, और नीमैन की बुक को समझना आसान है इसके कंपैरिजन में। लेकिन कभी कभी हम लोग किसी कंसेप्ट्स में फंसते हैं, क्योंकि मैंने ये बोला कि ये जो है ये एक कंप्लीट बुक है, तो डेफिनेटली आपको कभी कभी स्टेटमेंट की बुक की ज़रूरत पड़ सकती है जब आप गेट और ईएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों बुक अच्छा है, दोनों बुक में कोई भी कमी नहीं है। बस हमको ये ज़रूरत है कि हम किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, उस लेवल की पढ़ाई के अनुसार हम लोग को बुक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास यूनिट्स है, आपके पास बुक है, तो फटाफट तैयार हो जाइए और हम लोग फर्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। और फर्स्ट यूनिट जो है वो बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स को हम लोग समझने की तैयारी करते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, सिलेबस के बारे में, बेसिक के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, डिवाइसेस के बारे में, बुक्स के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर से एक डीप एनालिसिस फ्रॉम बेसिक्स टू हायर। तो आज के लिए मैं अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।